चाय 176 रोशनी का गुस्सा। अच्छे से क्लीन करने के बाद वैसे ही उसे बिना कपड़ों के कमरे में लाकर उसके बिस्तर पर लेट देता है। इस समय सूर्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोशनी पूरी तरह से गहरी नींद में जा चुकी थी। वह उसे बेड पर सुलाकर उसके माथे को चूम लेता है और वही लोअर को पहने बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर अपने मोबाइल को देखने लगता है। वह उसे वही सोफे पर रखकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखता है। मोबाइल में वह टाइम देखा है तो 1 बजे बज चुके थे तो सोचकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। सिगरेट के लंबे लंबे काश लेने के बाद उसका मोबाइल बजने लगता है, जिससे उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे पता था हम कॉल आने वाला है। वह गहरी सांस लेकर कॉल को अटेंड कर अपने ठंडी आवाज में, मुझे पता ही था तुम कॉल करोगे, खबर कुछ मिला है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सामने जो तेजाब था वह अपना सर हिलाते हुए अपनी शांत आवाज में, बॉस अपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ तैयार हो गया है, हमने पूरी डिटेल्स निकाल है, पर पता लगा है कि उसे अभी तक ये खबर नहीं मिली है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। उसे बस इतना पता है कि प्रताप पैलेस के सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जैसलमेर में एक अलग ही खुशी मनाई जा रहे हैं, पर माधवगढ़ में कुछ सही नहीं है। हमने उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकले हैं, पर अगर हम माधवगढ़ में चले गए तो। कहते कहते शांत हो जाता है तो सूर्या अपनी ठंडी आवाज में अपनी उंगलियों में सिगरेट को पकड़े। आगे तेजाब अपनी शांत आवाज में गहरी सांस लेकर, वो माधवगढ़ में अगर हमारे आदमी गए तो शायद से फिर से लड़ाई शुरू होगी। माधवगढ़ में सब कुछ ठीक है, पर अभी तक रियासत को संभालने वाला कोई नहीं है। उसे संभालने वाला एक ही शब्द मौजूद है, उसका नाम है मृत्युंजय राठौर को, और उसकी फैमिली माधवगढ़ पर अपने रियासत बनाए हुए हैं, और मृत्युंजय शायद से अपने बेटे को गद्दी पर बैठने वाला है। शायद से वह पुरानी दुश्मनी को बुलाकर प्रताप परिवार को भी बुलाना चाहता है, पर अभी तक ये सिर्फ ऊपर की ही खबर है। अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। मृत्युंजय अपने फैसलों पर तो रहता है, पर उसके फैसले उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वह बिना फायदे के कोई भी फैसला नहीं करता है। यहाँ तक कि उसने 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ली है। कोई भी नहीं है जो उसे रोक सके, यहाँ तक कि उसने अपने भाई के परिवार को भी मार दिया था। और सबसे हैरानी वाली बात है कि यह सबको पता होकर भी कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो सूर्या अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। सब में खून की जगह पानी आ गया होगा तेजाब, तो कैसे कोई कह सकता? परिवार अक्सर लोगों की कमजोरी होती है। कोई कैसे किसी को मारते हुए देखना चाहेगा? मृत्युंजय चाहे कुछ भी कर ले, पर उसे उसके कर्मों का फल तो मिलेगा ही। दुश्मनी भूल कर दोस्ती निभाना चाहता है, पर वह कैसे भूल सकता है कि एक बार प्रताप ने दुश्मनी मोड़ ली तो वह दुश्मनी कभी नहीं टूटती देखते हैं। ये दुश्मनी के साथ तक जाते हैं। वैसे अब ये दुश्मनी एक नई सील से शुरू होने वाली है, और इसका अंत क्या पता मेरे हाथों से लिखा हो। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, और वही तेजाब उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो वह अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप पहुंच चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर सूर्या कॉल कर करके वही सिगरेट को अपने होठों के बीच में भेज रखी गुनगुनाने लगता है। सामने देख रहा था वह छू रही थी। सीने पर नाखूनों के निशान थे जो बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। होठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट, आंखों में डार्कनेस, पूरा चेहरा ठंडा पड़ चुका था। सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी अपनी आंखें खोल देती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर देती हैं। दर्द के मारे उसके मुंह से यहाँ निकल जाती हैं। वह साइड में लेटे हुए अपने पति को देखते हैं, जो पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर अपने नाखूनों के निशाने को देखकर रोशनी का चेहरा हल्का हल्का लाल लाल होने लगता है। उसे कल के सारे फलों को याद करके बहुत ही ज्यादा शर्म जैसा महसूस हो रहा था। वह घड़ी में देखती है तो अचानक से चिल्लाने लगते हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सूर्या अपनी नींद भरी आंखों को खोलकर उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखते हुए, क्या हुआ फायरफ्लाई, सुबह सुबह ऐसे चिल्ला क्यों रही हूँ, जैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया है? ये सुनकर रोशनी उसका चेहरा पकड़कर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए, घड़ी में 9 बज चुके हैं, 7 बजे की फ्लाइट थी और हम 9 बजे तक यहीं पर बैठे हुए हैं। अब हम जाएंगे कब? उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसके कंधे पर मारकर गुस्से और परेशानी भरी आवाज में,
क्या करूं, मैं इस इंसान का बोला था ना रात को शांति से सोने दे, पर नहीं, उसने तो क्या ही जनवरी घुस जाता है ना अंदर। अब मैं क्या करूं, क्या सोचेंगे घर वाले मेरे बारे में, वह तो चले ही गए होंगे और हम दोनों यहाँ पर हैं। समझ नहीं आ रहा, दीदी और दादी दोनों बुलाने के लिए क्यों नहीं आए, अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते कहते वह सूर्या से अलग होने लगती है, तो सूर्य उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत करते हुए, फायरफ्लाई पहले शांत हो जाओ, हमें उनके साथ नहीं बल्कि मेरे प्राइवेट जेट से जाना है और कोई बुलाने के लिए नहीं आया, क्योंकि सभी को पता है कि तुम मेरे साथ आने वाली हो। अब ज़्यादा परेशान मत हो, फ्रेश हो जाओ, 12 बजे हमें निकालना है। ये सुनकर रोशनी कुछ नहीं रहती है और गुस्से में उसे देखने लगती है और वहां से चली जाती है। उसके पर लकदाना लगते हैं। वह धीरे धीरे करके अपनी कमर पर हाथ रखकर एक नज़र जानलेवा सूर्या पर डालती है, जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। फिर उसे मन ही मन बहुत सारी गालियां देते हुए वह वॉशरूम में चली जाती है। वही सूर्या उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप पैलेस के सारे मेंबर्स अपने प्राइवेट प्लेन से जा चुके थे। राधिका प्लेन के विंडो से बाहर देख रही थी, चेहरे पर उसके बहुत सारी परेशानी थी और वही अरुण उसके साइड में बैठे हुए थे। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर, क्या हुआ राधिका, इतना ज्यादा परेशान हो रही हूँ, खुद को शांत करो, तूफान के साथ उसका पति भी है और सूर्या पर भरोसा रखो, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें भी। ये सुनकर राधिका अपने सर पर हाथ रखकर, अरुण तुम क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे परेशान नहीं हूँ, मेरी बेटी है वह, और तुम जानते हो वहां पर जाना कितना ज्यादा खतरे से खाली है। अगर किसी ने पहचान लिया तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। वह मेरी बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी, हम जितना हो सके उतना जल्दी कन्वेंस करेंगे प्रताप परिवार को कि वह कुछ भी करके जल्दी से मुंबई चले। मैं नहीं चाहती कि मेरी रोशनी वहां पर, और पूजा होने के बाद तुम कुछ ऐसा करो जिससे सारे प्रताप परिवार जैसलमेर से मुंबई के लिए आने के लिए तैयार हो जाए, और ये तुम करोगे। कहते कहते उसकी आंखों में देखने लगती है, तो अरुण अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश में पूरा करूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं कैसे भी करके प्रताप परिवार को कह दूंगा, पर तुम पहले खुद को शांत करो। अगर ऐसे रहोगी तो सभी को क्या लगेगा, और वैसे भी रोशनी के साथ सूर्या तो है ही, इतना तो दामाद पर भरोसा रखो। मुझे पता है तुम्हें वह पसंद नहीं है, पर एक बार तो उसे समझने की कोशिश करो, वह सच में बहुत अच्छा लड़का है और अब तो हमारा दामाद भी है। तुम्हें क्या लगता है रोशनी को कोई छू सकता है? कोई नहीं छू सकता, क्योंकि सूर्या उसके साथ है। तुम जानती हो वह कौन है। बेफिक्र हो जाओ और सभी के साथ बेफिक्र होकर ही बात करो। अगर ऐसी परेशान होगी तो रोशनी क्या सोचेगी, तुम्हें पता है ना, वह सब बाहर आ गया तो खून की नदियां बहने लगेगी। रात को दफन करना ही पड़ता है, अगर वह बाहर आ गया ना तो हर तरफ खून की नदी और कोई अपना इसमें चला जाएगा। कहते रहते हो उसकी आंखों में देखने लगते हैं। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी सीरियस में और एक वार्निंग थी, जिसे समझकर राधिका बस अपना सर हिला देती हूँ और अपने सर को और उनके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। और वही अरुण राधिका के बालों को सहलने लगते हैं। उन्हें पता है था कि राधिका बहुत ज्यादा परेशान है, वह वैसे ही उसके बालों को सहलाते हैं। उनकी नज़र अपनी बेटी महक पर चली जाती है, जो उन दोनों को देख रही थी। अरुण उसे देखकर बस अपना सर हिलाकर मुस्कुरा देते हैं। महक भी बस अपना सर हिला देती हूँ और साइड में बैठे राघव की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। राघव को देखकर वह कुछ नहीं कहती और वैसे ही अपनी आंखें बंद करके गाने सुनाने लगते हैं और राघव उसे ऐसे अपने आप को इग्नोर करते हुए देखकर उदास हो जाता है। वह महक के हाथ को तो पकड़ना चाहता था, पर मैं एक ने अपने दोनों हाथ आपस में उलझाए रखे थे, जिसकी वजह से राघव का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। राघव महक को ऐसे देखकर अपने मन में, जाना पता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ मुझसे और कहीं ना कहीं नफरत भी करने लगी हूँ, पर बस एक बार मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाने दो, उसे दिन तुम्हारी यह नफरत और तुम्हारा गुस्सा दोनों ही खत्म होगा मेरे लिए। मानता हूँ मैं बहुत कुछ गलत किया है, पर मैंने बेवजह कुछ भी नहीं किया है। कैसे भरोसा दिलाऊं तुम्हें, कैसे तुम्हारी आंखों में यह उदासी और नाश्ता अच्छी नहीं चाहती हूँ। जाना पागल हूँ तुम्हारे लिए, मोहब्बत बनती जा रही हूँ मेरी, और यह मोहब्बत हमारा तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने का तैयार हो गया है। जब 177 फ्लाइट से इधर, वह महक के हाथ को तो पकड़ना चाहता था,
पर मैं एक ने अपने दोनों हाथ आपस में उलझाए रखे थे, जिसकी वजह से राघव का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। राघव महक को ऐसे देखकर अपने मन में, जाना पता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ मुझसे, और कहीं ना कहीं नफरत भी करने लगी हूँ, पर बस एक बार मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाने दो, उसी दिन तुम्हारी यह नफरत और तुम्हारा गुस्सा दोनों ही खत्म होगा मेरे लिए। मानता हूँ मैं बहुत कुछ गलत किया है, पर मैंने बेवजह कुछ भी नहीं किया है। कैसे भरोसा दिलाऊं तुम्हें, कैसे तुम्हारी आंखों में यह उदासी और नाश्ता अच्छी नहीं चाहती हूँ। जाना पागल हूँ तुम्हारे लिए, मोहब्बत बनती जा रही हूँ मेरी, और यह मोहब्बत हमारा तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने का तैयार हो गया है। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वैसे ही गहरी सांस लेने लगता है। महक अपनी आंखें खोल करती थी, नजरों से राघव को देखते हैं, फिर उदासी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा उदासी थी। गायत्री उन दोनों को देख रही थी, उन दोनों को देखते हैं वह कुछ सोचने लगती है, तो प्रलय गायत्री के कंधे पर हाथ रखकर, क्यों हुआ गायत्री, तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी क्यों दिख रही है। गायत्री प्रलय की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, प्रलय तुम्हें नहीं लगता कि महक और राघव दोनों के बीच कुछ झगड़ा शुरू है? क्योंकि मैंने दोनों को देखा है, मैंने सुबह से देख रही हूँ, महक ने एक बार भी राघव की तरफ नहीं देखा है, यहाँ तक कि राघव से बात करना चाहता था, पर महक वहाँ से चली गई। लगता है कुछ हो गया है दोनों के बीच में। 2 दिन पहले जिसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी थी, आज उसकी के चेहरे पर मुझे इतनी सारी उदासी दिख रही है। भगवान करे दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो। ये सुनकर पहले मुस्कुराते हुए, गायत्री यह उन दोनों के बीच की बात है, वैसे भी तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है और पति पत्नी के बीच हमेशा कोई ना कोई झगड़ा तो होते ही रहते हैं, और वह जल्दी है खत्म भी हो जाते हैं। और तुम तो जानती हो अपने बेटे को कब तक वह तुम्हारी बहू को खुद से ऐसी बात ना करते हुए देख सकता है। आज नहीं तो वह कर कैसे भी करके उसे माना ही लेगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। वैसे सूर्या की बात का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, मतलब खुद अकेले आना चाहता है। अगर अकेले ही आना चाहता है तो बच्चे को हमारे साथ भेज देता, पर नहीं, उसे भी साथ में लाना है। इसका ना कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। काम करना है पर बीवी को साथ में रखना है। वह बच्चे भी कितनी ज्यादा उदास हो चुकी थी, अगर सब लोग आ जाते तो कितना अच्छा होता है, पर नहीं, तुम्हारे बेटे ने ना। कहते हुए वह अपने सर हिला देती है, तो गायत्री अपनी आंखें छोटी छोटी करके, आप ना ज्यादा बोल मत, मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ भी सही करें वह आपका होता है, और कुछ गलत करें तो मेरा होता है। और अगर उसे नहीं आना है, कुछ काम होगा तो ही वह लेटा रहा होगा ना। और दोनों को थोड़ा सा टाइम भी तो चाहिए कि नहीं, अभी शादी हुई है। मैं तो कह रही हूँ वह चाहे कल भी आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अच्छा खासा टाइम भी बिता लेंगे, और क्या पता पोता पोती भी मिल जाएंगे, ये तो सोचा ही नहीं होगा। अगर वह दोनों साथ में रहेंगे तो क्या पता, मेरे हाथ इतने सुने हैं, क्या पता मेरे हाथों में कोई आ जाए, मुझे भी कोई दादी कहने वाला मिल जाए, पर नहीं, यह आपके दिमाग में कहाँ आएगी, बस गुस्से करते रहो उसे पर। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है, तो पहले अपने सर पर हाथ रखकर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि रोशनी सबके लिए बहुत छोटी है, पर अगर वह इस सब की जिम्मेदारी लेना चाहती है तो मैं ना नहीं कहूँगा, पर मैं यही चाहता हूँ कि वह जिस उम्र में है उसे उम्र में अपनी जिंदगी जी ले। मैं नहीं चाहता उसे बच्ची पर कोई भी दबाव, या उसे ऐसा लगे कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं। वैसे भी इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम्हारा बेटा कोई बूढ़ा तो नहीं होने वाला है। ये सुनते ही गायत्री उसे आंखें दिखाते हुए, आप ज्यादा नहीं बोले तो ही बेहतर है, और रही बात इस सब की, तो हो जाता है जिसके लिए हम कुछ ना तो नहीं कह सकते। अब बच्चे को अगर चाहिए होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ना शांति बैठिए। और उम्र का क्या है, हर एक उम्र में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और वैसे भी मैं जानती हूँ मेरा सूर्या मेरी बच्ची की हर एक खुशी के बारे में सोच समझकर ही आगे का फैसला लेगा। उसे पता है कब क्या करना है, यहाँ तक कि मैं अभी तक रोशनी की आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। बहुत प्यार करता है वह उसे, बहुत प्यारा लगता है। इतने सालों बाद मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक सुकून देखा है। वह कभी अपने घर नहीं रहता था, आज वह अपने घर रह रहा है। फैमिली वाली फीलिंग आने लगी है, अपना लगने लगा है सब कुछ, और माँ को शांति मिली है कि दीदी के जाने के बाद अब कोई है जो सूर्या को संभाल सकता हूँ, जो उसे देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह।
कहते कहते गायत्री की आंखों में हल्की हल्की नमी आने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर प्रलय उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को पूछते हुए, गायत्री तुमने वह हर एक खुशी देने की कोशिश की है, और देखो सूर्या ने कभी तुमसे नफरत भी नहीं की है। उसे पता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और वह तुम्हें अपना मानता भी हूँ। रही बात शांति की, तो इसके लिए सूर्या की जिंदगी में एक अलग सी जगह होगी, और तुम्हारे लिए तुम कभी भी ऐसा मत समझो, सोचा नहीं था कि मुझे शांति के जाने के बाद तुम मिलोगी। वैसे तो तुम तो बहुत ज्यादा नकचीर और बदतमीजी में तो शांति से कहा था कि तुम्हारी यह बहन मुझे पसंद नहीं थी, पर चाहे कर सकते हैं, शादी करनी पड़ेगी। कहते हुए वो उदासी से अपना सर हिला देता है, और वही गायत्री यह सुनकर गायत्री उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? एक बात अच्छे से याद रखना, मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करने वाली थी। मैंने सूर्या की वजह से किया था। मुझे भी तुम कोई खास पसंद नहीं थे। अगर दीदी से मैंने वादा नहीं लिया होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसे पागल के साथ शादी करती, तो इसी वजह से अपना नाम बंद ही कर दो। ये सुनकर पहले बस मुस्कुरा देता है, और जिस गायत्री चीर जाती है, और वही उसको ऐसे मूड बदलते हुए देखकर प्रलय गहरी सांस लेता है। उसने तो ये सब मूड बदलने के लिए कहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिला देते हैं, और वही गायत्री अपना सर पर लेकर कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वही प्रलय उसे देखकर बस अपना सर हिला देता है। वही दूसरी तरफ रोशनी ने एक मैरून कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बालों को क्लिप लगाया हुआ था, होठों पर म्यूट लिस्ट लगाई हुई थी। वही पीछे से मंदार और कुछ बॉडीगार्ड थे, जिन्होंने उन सभी के लगेज पड़े हुए थे। रोशन एक जगह खड़ी थी और प्राइवेट जेट को देख रही थी। ये प्राइवेट जेट खुद सूर्या का था, जो वह हमेशा कहीं जाने के लिए यूज करता था। रोशनी प्राइवेट जेट को देखते हुए मुंह खोलकर, मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना ज्यादा अमीर है, वैसे क्या क्या छुपा कर रखा है इसने। कहते हुए वह अपना सर हिला देती है, और वही मंदार उसके 2 कदम की दूरी पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए, मैडम आप जानती नहीं हो, बॉस की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दुबई से लेकर रसिया, इटली, यहाँ तक कि जापान में भी उनकी 3 कंपनियां हैं, और खुद का एनिमेशन हाउस भी है। आप इतना समझ लो कि वह एक साल के तो 10 बिलियन से ज्यादा ही कमाते होंगे। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर रोशनी बस मुंह खोल अपने पति को देखते हैं, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर वह अपना कर हिलाते हुए, अगर काम इतना रोबोट की तरह कर रहा है, तो कितने पैसे तो कमाना है जरूरी है। वैसे सोचा नहीं था कोई इंसान इतना भी कमा सकता है। हमारी खुद की कंपनी की अर्निंग समथिंग 1 बिलियन होगी, और इसके पास इतने हैं। कहते कहते वह कर हिलाते हुए कुछ सोचकर मंदार की तरफ देखते हुए, तो क्या ये डोनेट नहीं करता है क्या? मतलब इतने पैसे कहाँ रखने वाला है? मंदार इस पर अपना कर हिलाते हुए, हाँ करते हैं ना, बॉस के खुद की डोनेशन हाउस है, जहाँ पर वह बच्चों की हाथ की सर्जरी हो या कैंसर कुछ भी हो, वह खुद ही सब कुछ जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं मैडम, उन्होंने लाखों बच्चों के जान तो बचाई है, उन्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिलाकर अपने गालों पर हाथों को टैप करते हुए, अगर ये दूसरों के बच्चों के लिए इतना करता होगा तो खुद के बच्चों के लिए क्या करेगा? सच में मेरा पति है तो खड़ूस पर उतना ही प्यारा है, थोड़ा पागल है पर सबसे खास है। कहते कहते रोशनी अपना सर हिला देती है, और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देती है, और वही सूर्या कॉल कट करके उसकी तरह बढ़ रहा था। वह रोशनी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता है। उसका चेहरा थोड़ा बन जाता है। रोशनी का हाथ पकड़कर अपने साथ प्राइवेट जेट की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद फ्लाइट आसमान की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से रोशनी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वह कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह उसका हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके नाखून सूर्या के हाथों में लग जाते हैं, और वह उसके हाथों को कस के बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो सूर्या वैसे ही उसे अपनी बाहों में भर देता है, जिसे रोशनी अपना सर उसके सीने से लगा देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और चेहरे पर पसीना आने लगा था। जब 178 जस्ट वन नाइट स्टैंड, कहते कहते रोशनी अपना सर हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देती है, और वही सूर्या कॉल कट करके उसकी तरह बढ़ रहा था। वह रोशनी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता है। उसका चेहरा थोड़ा बन जाता है। रोशनी का हाथ पकड़कर अपने साथ प्राइवेट जेट की तरफ ले जाने लगते हैं।
कुछ देर बाद फ्लाइट आसमान की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से रोशनी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वह कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह उसका हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके नाखून सूर्या के हाथों में लग जाते हैं और वह उसके हाथों को कस के बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो सूर्या वैसे ही उसे अपनी बाहों में भर देता है, जिसे रोशनी अपना सर उसके सीने से लगा देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और चेहरे पर पसीना आने लगा था। वही सूर्या को पता था कि रोशनी को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह वैसे ही उसे अपनी बाहों में भर देता है, उसे शांत करने लगता है। रोशनी जैसे तैसे करके खुद को शांत करने में लग जाती है। चेहरे का पसीना हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब हवाओं में जेट उड़ने लगता है, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है और सूर्य की तरफ देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखते हुए देखकर रोशनी एक पल के लिए उससे दूर हो जाती है। फिर उसके हाथ को देखते हैं तो उसका पूरा चेहरा दर्द और परेशानी में भर जाता है। वह उसके हाथ को पकड़कर परेशान होते हुए, यह आपके हाथ को कितना ज़्यादा लग गया? मेरे नाखून लग गए तो आपने कुछ बोल क्यों नहीं? देखी कितना ज़्यादा खून आ रहा है। कहते कहते वह परेशान होने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या उसे शांत करते हुए, फायरफ्लाई ओके, तुम डर गई थी और वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ, तुम ठीक हो। उसे इतना अपने से प्यार करते हुए बात करो और खुद इतना दर्द में होकर भी उसकी परवाह करते हुए देखकर रोशनी है उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे फूंक मारते हुए अपने भरे हुए गले के साथ, किस मिट्टी के बने हैं आप? आखिर इतना ज़्यादा आपको लगा और फिर भी पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ कि नहीं? आपको देखिए, आप ठीक नहीं है। आपका हाथ देखिए कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे गुस्से और नाराजगी में देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या उसे शांत करके अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाते हैं। नहीं चाहे कोई भी, मैं ठीक हूँ फायरफ्लाई, पर तुम्हें मैं दर्द में नहीं देख सकता। इस दर्द से मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। रोशनी उसकी एक भी नहीं सुनती है और एयर हॉस्टल को बुलाकर मेडिकल किट मांग देती है, जिससे एयर हॉस्टल अपना सर हिलाकर उसके हाथों में मेडिकल किट देने लगती है और वही रोशनी के हाथों को बैंडेज करने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसके हाथों को बैंडेज कर रही थी और बीच बीच में फूट भी मार रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे, थोड़ा प्यार भी था और दर्द भी दिख रहा था सूर्या को। उसको अपने लिए इतना ज़्यादा फिक्र मत देखकर मुस्कुरा देता है। वह बस उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है और रोशनी उसे पर थोड़ा गुस्सा प्यार सब कुछ जताते हुए उसके हाथों को मलहम लगा रही थी। उसकी आवाज़ में फिक्र के साथ एक दर्द भी छुपा हुआ था। वह उसके हाथ को बैंडेज भी कर रही थी। वही दूर बैठा मंदार भी दोनों को देख रहा था। अपने बॉस के लिए अपनी मैडम को इतना ज़्यादा फिक्र और इतना ज़्यादा प्यार जताते हुए थे। उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वही यहाँ तो यह निकल गए, पर कोई था जिसके होठों पर नफरत थी, गुस्सा था। चांदनी अपने कमरे में बैठी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वह अपने सामने एक लड़की को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए, हिना, मैंने कहा था ना, मुझे हर एक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर सूर्या जैसलमेर जाने वाला था तो ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली? तुम्हें पता है ना सूर्या मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वह जैसे मिल गया है तो मेरी भी फ्लाइट बुकिंग करो सी। हिना अपनी मैडम चांदनी को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर एक पल के लिए तो डर से कांपने लगती है। वह अपना सर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है तो चांदनी वहीं सोफे पर बैठे सिगरेट को बॉक्स से निकालकर अपने होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलते हुए गुस्से भरी आवाज में, आखिर सूर्या समझता क्या है? मोहब्बत और मेरी जिद, मेरी पागलपन, मेरा जुनून, इसकी कोई भी हद नहीं है। जैसलमेर तो तुम गए हो अपनी बीवी के साथ, पर आओगे वापस अकेले। ये चांदनी अब उसे लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मेरा वजूद अब तुमसे ही शुरू होने वाला है। मेरा पागलपन हो तुम। सूर्या, मोहब्बत अगर हद से ज़्यादा गुजर जाए तो वह कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरा पागलपन किसी को भी बर्बाद कर सकता है, चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। मोहब्बत का तो तुमने देख लिया होगा, पर इस चांदनी के पागलपन का शिकार तुम अब देखोगे। कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से में सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर रूम के चक्कर लगा रही थी। तभी वहां पर आदित्य आ जाता है। आदित्य को देखकर चांदनी गहरी सांस लेती है। आदित्य ने अपना सर झुका लिया था
तो चंदानी उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्यों अपना सर झुका लिया है? ये सुनकर आदित्य अपने लड़खड़ा की आवाज में, सॉरी मैन, जो कल हुआ था मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और चांदनी उसकी बात को सुनकर सिगरेट के वैसे ही कर लेते होंगे उसके पास आ जाती है, उसके सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ कंधे पर रख देती है, जिससे आदित्य बस उसे देखने लगता है। तो चंदानी अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, ओ आदित्य, डोंट इनोसेंट एक्ट, जस्ट वन नाइट स्टैंड। और नहीं तुम अपने डिजायर को कंट्रोल कर पाए, ना ही मैं अपने डिजाइन को कंट्रोल कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी यह सब किया नहीं होगा। तो इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने भी एंजॉय किया और मैंने भी एंजॉय किया, वैसे मुझे लगता है तुम बहुत डिसअपॉइंट हो गए होंगे या। कहते कहते चांदनी के बेहद नजदीक आने लगती है। आदित्य पहले तो हैरान हो जाता है, पर चंदनी का ऐसा उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए देखकर आदित्य अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि चांदनी क्या करने वाली है। चांदनी अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को पढ़कर आदित्य के शर्ट के बटन को खोल देती है और उसे बेड पर फेंक देती है, जिससे आदित्य उसे देखने लगता है। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर होने लगते हैं, तो चांदनी अपने कमर पर जो बेल्ट बांध था उसे आदित्य के हाथों को बंध देती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे बेड के ऊपर ले जाती है। कुछ देर बाद दोनों की ही सिसकियां की आवाज है पूरे कमरे में गूंजने लगते हैं, और साथ ही साथ उन दोनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। करीब 2 घंटे बाद चांदनी अपनी जगह से खड़ी होकर कपड़े पहनते हुए, तुम बिजनेस के कुछ काम है उसे हैंडल करो, मुझे जैसलमेर जाना है और मैं नहीं चाहती कि कंपनी में जो पहले तुमने किया था वह फिर हो। मुझे लगता है 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, पर कंपनी का कोई भी लॉट मुझे गायब होते हुए नजर नहीं आना चाहिए, हर एक डिटेल मेरे पास आनी चाहिए। अगर कहते कहते आदित्य के बेहद नजदीक आकर उसके बालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, जितनी खूबसूरत सी रातें तुम्हें मिल रहा है ना उससे ज्यादा दर्द भरी रातें और दिन तुम्हें दे सकती हूँ। कहते हुए वह अपने से उसे दूर करके वॉशरूम की तरफ चलने लगती है। वही आदित्य उसे देख रहा था। इस समय उसने कुछ नहीं कहा था, वह खुद को देखा है, उसके शरीर पर निशान है। वह गहरी सांस लेकर, ये तो सच में बहुत ज्यादा जान लेने हैं, सोचा नहीं था कोई लड़की इतनी भी ज्यादा सेटिस्फाई किसी को कर सकती है। सूर्या प्रताप पागल है जो इस लड़की को अपने से दूर कर रहा है, इसमें हर एक क्वालिटी है। इस बर्बाद करने से पहले अपना बनाना बहुत अच्छा होगा, उससे बाद बर्बाद करना पड़ेगी। बिजनेस तो हाथ ही लूंगा, पर इसे भी अपने पास रखना होगा। आखिर इसकी ऐसी खूबसूरती और इसका ये टैलेंट देखकर मेरे डिजाइन्स बढ़ने लगे हैं। कहते कहते वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगता है और फिर कुछ सोचकर अपने ऊपर ब्लैंकेट को हटाए वैसे ही वॉशरूम के दरवाजे की तरफ चला जाता है। चांदनी जो फ्रेश हो रही थी, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य उसको बेहद नजदीक कर लेता है। फिर से वॉशरूम में सिसकियां की आवाज सुनाई देती है। ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक रहा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए डिजाइन साफ साफ देखे जा सकते थे। वॉशरूम से बाहर आकर चांदनी कपड़े पहनने लगते हैं। आदित्य उसे देखकर ही कपड़े पहन रहा था। चांदनी अपनी जगह से खड़ी होकर कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़कर, अब तुम जा सकते हो, काम वक्त के हिसाब से होना चाहिए। आदित्य ये सुनकर बस अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल लगने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वह अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। चांदनी उसे जाते हुए देख रही थी। वह अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए। खेल में सबसे ज्यादा राजा तब हारता है जब उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे पूरी तरह से उसे खेल से डिस्टर्ब करने लगता है। उसका पूरा फोकस उससे हटकर उसे खूबसूरती पर आ जाता है। वो राजा भूल जाता है कि यह खूबसूरती उसके लिए जहर भी बन सकती है। जब 179 जैसलमेर आना और परेशान। वॉशरूम से बाहर आकर चांदनी कपड़े पहनने लगते हैं। आदित्य उसे देखकर ही कपड़े पहन रहा था। चांदनी अपनी जगह से खड़ी होकर कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़कर, अब तुम जा सकते हो, काम वक्त के हिसाब से होना चाहिए। आदित्य ये सुनकर बस अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल लगने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वह अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है।
चांदनी उसे जाते हुए देख रही थी। वह अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए। खेल में सबसे ज्यादा राजा तब हारता है जब उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे पूरी तरह से उसे खेल से डिस्टर्ब करने लगता है। उसका पूरा फोकस उससे हटकर उसे खूबसूरती पर आ जाता है। वो राजा भूल जाता है कि यह खूबसूरती उसके लिए जहर भी बन सकती है। कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगती हैं और वही सिगरेट के लंबे लंबे केश लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी जैसलमेर आ चुके थे। जैसलमेर में आकर प्रताप परिवार अपने महल आ जाते हैं। महल इतना बड़ा था जिसे देखकर महक हैरान हो जाती है। वह पूरे महल को देखकर ऐसा लग रहा मैं किसी पुराने जमाने में आई हूँ। जैसे यहाँ पर ये लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह का ये महल है और यह ढोल वगैरह, ये सच में मैं इमेजिन नहीं कर सकती यह आज भी यहाँ पर होता है। गायत्री मुस्कुराते हुए महक के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर, तुम्हारे ससुराल में ये सब होता ही है। तुम जानती नहीं हो हमारा नाम कितना ज्यादा यहाँ पर लिया जाता है। प्रताप परिवार से प्रताप परिवार नहीं, प्रताप परिवार की रियासत भी है। उनकी ताकत है, यहाँ पर उनकी प्रजा है। बहुत सारे लोग प्रताप परिवार को भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। जैसलमेर में हर कोई तुम्हारे सामने सर झुकाया का, क्योंकि वह सभी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी, हमारे परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हें धीरे धीरे प्रताप परिवार के बारे में पता चलेगा। ये हमारे बुजुर्गों से चलती आई हुई प्रथम है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है और हमने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया है बेटा। ये सुनकर महक मुस्कुरा देता है। वह हैरानी से हर तरफ देखने लगती है। सभी बहुत ज्यादा खूबसूरती से एक दूसरे को देख रहे थे। महक तो पूरी तरह से खो चुकी थी। ये सब में देखकर वह सभी की तरफ देख रही थी। जैसे उसका स्वागत किया जा रहा था, फूलों से लेकर ढोल नगाड़े, यहाँ तक कि कुछ राजस्थानी लड़कियां आई हुई थी और वह भी उनकी थाली लेकर उनके माथे पर कुमकुम लग रही थी, जैसे उनका स्वागत कर रही है। फूलों को उनके सर के ऊपर डाल रही थी, जिसे महक अपना सर मुस्कुराते हुए उन सभी की तरफ देखने लगती है। बदले में वह सारी लड़कियां, सारी औरतें अपना सर झुकाकर मुस्कुरा देती है। महक अपना सरना में हिलाकर बस मुस्कुराकर आगे की ओर जाने लगते हैं। उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे तो अब समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी जब इन लोगों से मिलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वह तो पूरी तरह से हैरान हो जाएगी। उसने भी यह सब मूवीज में देखा ही होगा। वही सभी अंदर आ जाते हैं। सभी को अंदर आते हुए देखकर वहां के जो पहले से काम करने वाले राणा है, वह वहां पर आ जाते हैं। राणा अपना सर झुका लेता है तो वीरेंद्र उसे देखकर अपना सर ना में हिलाते हुए, राणा मैंने कितनी बार कहा है कि तुम हमारे घर के सदस्य हो, सर झुकाना तुम्हें शोभा नहीं देता। वैसे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, आज भी वैसे के वैसे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राणा अपना सर हिलाते हुए, सरकार आपने कहा था तो कैसे मैं खुद को बदल लेता हूँ। आपको तो ये राणा ऐसे ही पसंद है। और राणा अपने सरकार की बातों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करता है। वैसे आप आ गए और बड़े सरकार नहीं दिख रहे हैं, वह आने नहीं वाले हैं क्या? वीरेंद्र मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगता है वह आए बिना रह सकता है? वह आने वाला है। तुम तो जानते हो उसकी शादी हो गई है। पता है तुम्हें बहुत सारे सपने सजाए हुए थे उसके शादी के, पर हमें भी उसकी शादी के बारे में पता नहीं था। वह और बड़ी बहू दोनों ही आने वाले हैं। वैसे तुम्हें मैं अपनी छोटी बहू से मिलवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वीरेंद्र महक की तरफ देखा है। महक अपने सर पर पल्लू रखकर अपना सर हिला देती हैं। वीरेंद्र राणा की तरफ देखकर, महक ये हमारे राणा है, हर एक काम को संभालते हैं। यहाँ के ऐसा कह सकती हूँ ये घर के हिस्से हैं और तुम्हारे चाचा इसमें और मैं प्रलय में कभी फर्क नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। प्रलय भी वीरेंद्र की बात पर अपना सर हिलाते हुए, राणा तो मेरा भाई जैसा ही है, हम दोनों एक जैसे ही हैं, बचपन से साथ ही रहे हैं। वैसे तुम्हारी फैमिली दिख रही है, वह है कहाँ पर? ये सुनकर राणा अपना सर हिला देता है। वह बस मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट में थोड़ा डर परेशानी थी। राणा के ऐसे चेहरे को देखकर वीरेंद्र प्रलय की तरफ देखकर अपना सर हिला देता है और प्रलय राघव की तरफ देखकर राघव अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। और वही प्रलय महक और सभी औरतों को जाने के लिए कह देता है। सभी के जाने के बाद वीरेंद्र सोफे पर बैठकर राणा की तरफ देखकर, राणा तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? राणा ये सुनकर गहरी सांस लेता है, फिर कुछ सोचते हुए, सरकार बीवी बीमार थी तो वह मायके चली गई है, उसके साथ बेटी गई है।
और बेटा माधवगढ़ में चला गया है। मैंने उसके बारे में ढूंढने की कोशिश की है, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। 2 दिन हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप आने वाले थे, ये सुन लिया तो सोचा आपसे इस बारे में बात करूं। मुझे बड़े सरकार पर भरोसा है, वह जरूर मेरे बेटे को मेरे पास लाएंगे। कहते कहते वह शांत हो जाता है। ये सुनकर प्रलय परेशान होते हुए, पर तुम्हारा बेटा गया क्यों माधवगढ़? आखिर क्या हुआ था माधवगढ़ में जो उसे वहां पर जाना पड़ा? राणा एक गहरी सांस लेकर, माधवगढ़ की राजकुमारी सुजल जो जैसलमेर आई थी, मेरा बेटा वहां से जा रहा था, तब उसने उसे राजकुमारी को देखा था। जख्मी थी, हाथ पैर पर लगा था, और ऐसे आई थी जैसे वह माधवगढ़ से भाग कर आई हूं। उसे जख्मी देखकर मेरे बेटे ने बिना यह समझे ना जाने कि वह कौन है, उसे घर पर लाया था और फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, और उसे वक्त में यहाँ पर नहीं था। मैं कुछ काम से बाहर गया था। मृत्युंजय राठौर का बेटा तरंग जैसलमेर आ गया। उसे पता नहीं कैसे पता चला और वह उसे राजकुमारी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया, और साथ ही साथ इस गुना में मेरे बेटे को भी ले गया। मैंने मृत्युंजय इस बारे में बात की थी, पर उसने ये कहकर मुझे मना कर दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और तरंग राठौर ने भी अपनी जबान पलट दी। उसकी बहन की शादी हो रही है और वह भी जबरदस्ती, यह सियासत के लिए शादी की जा रही है, और इस बीच वह बच्चे भागकर जैसलमेर आई थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे बेटे को क्या किया गया है, पर खबर पता चली है कि उसे तरंग ने कहीं अपनी जेल में बंद रखा है। बड़े सरकार आ जाएंगे तो सोचा उनसे इस बारे में बात करो, क्योंकि वही है जो उसे वहां से बाहर निकाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते राणा की आंखों में नमी थी, वह रो रहा था, और वही वीरेंद्र और प्रलय दोनों ही राणा की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आ जाती है, अगर भरोसा है तो आंखों में नमी कैसी? अगर पता है मैं यहाँ पर हूँ तो इतना डर कैसा, फिक्र कैसा? उसने ये भी न जाना कि वह कौन है, और उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मेरे आदमी पर हाथ लगाने की गलती क्या होती है? प्रताप खानदान कोई ऐसा ही नहीं है, उसकी भी किताब लिखी गई है, और वह भी खून से। हमारे अगर आदमी पर हाथ उठाया है तो उसके भी आदमियों पर हाथ उठाना, ये प्रताप के शेरों को बहुत अच्छी तरह से आता है। यह आवाज सुनकर सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। राणा अपनी भरी हुई आंखों से पीछे देखा है तो सूर्या, जिसने अपने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डाले हुए थे और उसी के ही साइड में खड़ी थी, रोशनी, उन दोनों को देखकर राणा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट है। सूर्या के साथ रोशनी बिल्कुल एक राजा के साथ रानी दिख रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हुए लग रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर एक ही जैसे एक्सप्रेशन थे। रोशनी अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने हाथ राणा जी के सामने जोड़ देता है, जिससे राणा जी अपना सरना में हिला देते हैं। तो रोशनी मुस्कुराते हुए, आप परेशान मत हो, ये सब को सही कर लेंगे, फिलहाल आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं। कहते कहते वह को सूर्या की तरफ देखती है। सूर्या अपना सर हिलाकर मुस्कुरा देता है। तभी अरुण वहां पर आ जाते हैं। वह रोशनी को देखकर गले लगा लेते हैं। रोशनी भी अरुण जी के गले लगाती है। रोशनी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में चमक लिए, पापा आ गए, पर माँ कहाँ पर है? मुझे उनसे भी बात करनी है। आपने तो मुझे कॉल करना ही छोड़ दिया है। शादी के बाद आपने तो ऐसा सोच लिया है कि आपकी बेटी तो गायब हो गई है। बहुत बुरे हैं, आपने अपनी तूफान को बिल्कुल भी याद नहीं किया है। कहते कहते वह उदासी भरी आंखों के साथ उसे देखने लगती है तो अरुण उसके माथे को चूमते हुए, मेरा तूफान तो इतनी जल्दी नाराज हो गया, वह काम ऐसी वजह से आ नहीं पाया, तुम्हारी माँ महक के कमरे में है, जो जाकर बात करो। कहते हुए उसे एक सर्वेंट के साथ भेज देते हैं और खुद सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। वही सूर्या सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डेल अपनी ठंडी आवाज में सामने से आते हुए तेजाब और मंदार की तरफ देखकर, मृत्युंजय राठौर की हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो, उसे कहो सूर्य प्रताप उससे मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। जब 180 अजीब से बातें और रोमांस। पापा आ गए, पर माँ कहाँ पर है? मुझे उनसे भी बात करनी है। आपने तो मुझे कॉल करना ही छोड़ दिया है। शादी के बाद आपने तो ऐसा सोच लिया है कि आपकी बेटी तो गायब हो गई है। बहुत बुरे हैं, आपने अपनी तूफान को बिल्कुल भी याद नहीं किया है। कहते कहते वह उदासी भरी आंखों के साथ उसे देखने लगती है तो अरुण उसके माथे को चूमते हुए, मेरा तूफान तो इतनी जल्दी नाराज हो गया, वह काम ऐसी वजह से आ नहीं पाया, तुम्हारी माँ महक के कमरे में है, जो जाकर बात करो। कहते हुए उसे एक सर्वेंट के साथ भेज देते हैं
और खुद सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। वही सूर्या सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डेल अपनी ठंडी आवाज में सामने से आते हुए तेजाब और मंदार की तरफ देखकर, मृत्युंजय राठौर की हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो, उसे कहो सूर्य प्रताप उससे मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तेजाब अपना सर हिला देता है और वह कुछ सोचते हुए, बॉस कल रात माधवगढ़ के कुछ आदमियों को यहाँ पर देखा गया था। एक को हमने अपनी कैद में कर लिया है। उसकी खातिरदारी तो चल रही है, पर कुछ बताने को राजी नहीं है। लगता है वह लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। मैंने मंदिर की तो सारी तैयारी कर दी है। सिक्योरिटी को वहां पर पहले ही रखा गया है और यहाँ तक कि लोगों को भी देखा जा रहा है कि वह जैसलमेर के हैं या नहीं। अगर जैसलमेर के नहीं है तो उन्हें मंदिर में नहीं लिया जा रहा है। तेजाब की बात पर सूर्या अपनी ठंडी आवाज में, मैं अच्छे से जानता हूँ मृत्युंजय ऐसे ही शांत नहीं बैठेगा। उसने हर एक रियासत को अपने कदमों में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है और जैसलमेर उसे किसी भी हाल में चाहिए ही होगा। पर यह भूल रहा है कि जैसलमेर को संभाल कौन रहा है। जैसलमेर मेरी रियासत है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, पर जैसलमेर मेरा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह उसे देखने लगता है और उसे जाने का इशारा कर देता है। तेजाब मंदार को अपने साथ लेकर चला जाता है। सूर्या राणा की तरफ देखकर अपने शांत आवाज में, चाहे कुछ भी हो जाए आपके बेटे को लाने की जिम्मेदारी मेरी है और तरंग राठौर को उसकी सजा भी मिलेगी, बिना ये जाने कि उसने किसके ऊपर हाथ रखा है। शादी की तैयारी चल रही है ना माधवगढ़ में। अब यह शादी नहीं बर्बादी लेकर आएगी। वैसे भी माधवगढ़ में लोगों को बहुत तकलीफें होने लगे हैं। अब बद्दुआ तो मिलती है होगी, और जितनी ताकत दुआओं में नहीं होते हैं उतनी बददुआओं में होने लगी है। मृत्युंजय ओबरॉय के बड़े भाई की जरा इन्फॉर्मेशन निकाले कि वो कौन है, उसकी बीवी कौन है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी नजरें तिरछी करके अरुण की तरफ देखा है, जिसका चेहरा हल्का हल्का परेशानी में दिख रहा था। और वही सूर्या की बात सुनकर और उन कुछ नहीं कहता है और राणा सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वीरेंद्र सूर्या की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, सूर्या अगर हमने फिर से जंग का ऐलान कर दिया, तुम्हें नहीं लगता है इसमें बहुत सारी लाशें बिछेगी? मैं नहीं चाहता कि जो पहले हुआ था वह फिर से हो खून की नदी, और देख नहीं पाएंगे यह औरतें। और अब तो महक और रोशनी है, और जहां तक मैं जानता हूं वह दोनों ही इस सब को सह नहीं पाएगी। ये सुनकर अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए, दादाजी मेरी शेरनी है, वह शेर के साथ शेरनी खड़ी होती है, या आप भी जानते हैं। और अब एक शेर के साथ शादी किया है तो जाहिर सी बात है खून तो देखना ही पड़ेगा। अब इस बात की परेशानी छोड़ दे, वैसे भी आने वाले दिन बहुत ज्यादा खून से रंगने वाले हैं। वैसे सुना है मृत्युंजय के भाई की कोई बेटी थी, क्या पता वह वापस आ गई और उसने ये खून का खेल शुरू कर दिया तो। बदला खून में होता है दादाजी, जिसने उसके अपनों को मारा है, क्या पता वह मृत्युंजय को मार दे, वैसे मजा आ जाएगा उसकी मौत को देखने में और लोगों को एक अलग चीज सुकून मिल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ यह मौत का खेल शुरू हो, आखिर इतने लोगों को सुकून की जिंदगी मिल जाएगी और क्या पता भगवान उनकी दुआओं को समझकर उन्हें सुकून दे दे। कब तक कोई किसी के आंसू देख सकता है, आखिर वह भी तो भगवान ही है ना। कहते कहते वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता है और वही उसकी बातों को सुनकर प्रलय हैरानी के साथ वीरेंद्र की तरफ देखकर, पापा आखिर यह कहना क्या चाहता है, और इसे कैसे पता मृत्युंजय के भाई की कोई बेटी थी, और यह ऐसे क्यों कह रहा है जैसे वह वापस आने वाली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके दिमाग में चल तो चल क्या रहा है, और वैसे इसके अजीब से बात है। ऐसा क्यों लग रहा जैसे ये सोच समझकर यहाँ पर आया है, जैसे उसने कुछ प्लानिंग बनाई है। फिलहाल तो उसके दिमाग को पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, और मेरा सर भी इस सब में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मैं जा रहा हूँ पर अपने कमरे में। कहते कहते प्रलय वहां से चला जाता है। वही वीरेंद्र यह सुनकर गहरी सांस लेता है, जैसे उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। तभी उसकी नज़र अरुण पर चले जाते हैं, जो उसे परेशान दिख रहा था। वह उसकी तरफ देखकर, अरुण बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो मुझे? अरुण इस पर अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ नहीं, कुछ चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वह हो गई तो शायद से किसी की परेशानी बढ़ जाएगी, पर यही चाहूंगा कि वो परेशानी कभी ना बढ़े। और वैसे भी कुछ चीजों को अंदर ही दफना बहुत अच्छा रहता है, क्या पता वह बाहर आ गई और आग से सबको जला दे। डर लगता है कभी ही वह लावा ना बन जाए और अंदर खुद को न जला दे। कहते कहते वह वहां से चला जाता है।
वही उसकी बात को सुनकर वीरेंद्र सिर्फ उसे देखा ही रह जाता है। वह उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और फिर वहां से वह भी चला जाता है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी और सवाल थे। ऐसे ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वही सूर्या अपने कमरे में आ जाता है। वह जब अपने कमरे में आता है तब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका कैमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एक बड़ा बेड, हर एक चीज पुरानी थी, जैसे वह बहुत ही सालों से वहां पर रखी गई है। तस्वीर लगाई गई थी। एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसे रोशनी गौर से देख रही थी। एक 3 साल का लड़का और एक प्यारी सी खूबसूरत सी औरत जिसकी गहरी नीली आंखें थी, होठों पर एक मुस्कुराहट हूँ। लाल कलर का लहंगा पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने 16 श्रृंगार किया था। उसकी आंखों से लेकर उसके चेहरे पर एक रुतबा था जिसे देखकर रोशनी सिर्फ उसे देखते ही रह जाती है। तभी पीछे से आ जाता है सूर्या, जो रोशनी को अपनी बाहों में भर देता है। रोशनी सामने देखते हो गए, अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके। वही मैं सोचूं कि आप ऐसे कैसे बन गए हो, आपका चेहरा बिल्कुल आपकी माँ की तरह है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सच में शांति, मन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सबसे ज्यादा आप में है, उतनी खूबसूरत पर ज्यादा नहीं है। आपने तो हमेशा गुस्सा भरा पड़ा रहता है, पर उनके चेहरे पर देखो, एक अलग ही मासूमियत दिख रही है, एक अलग ही रुतबा है। उनकी आंखें ऐसी है कि कोई अगर देख लेना तो खुद ही अपनी पाल के नीचे झुका ली। खूबसूरती में कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसी खूबसूरती बहुत ही कम लोगों को मिलती है। उन्हें देखकर आज मुझे पता चला कि दुनिया में इससे खूबसूरत शायद ही कोई होगा। कहते कहते वह सूर्या की तरफ देखकर उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। इतनी खूबसूरत थी और इतना रुतबा शायद आपको विरासत में मिला है। अपनी माँ से सोचा नहीं था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। पर एक बात नहीं समझ में आ रही है, वह इतनी प्यारी है तो आपके चेहरे पर वह प्यार पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा था? हमेशा गुस्सा और यह अपनी आंखें जिम हमेशा ही डरावनापन रहता है। जब भी देखो तब ऐसा लगता है कि ना ही देखो वही बेहतर है मेरे लिए। कहते रहते हो उसकी गालों को सहलाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराना लिए।